Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the topic index properties और सब topic क्या है? Consistency of soil. This is lecture 2 part 1E. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताया करिए और इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को आप जैसे ही लाइक करते हैं, ये जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे जितने ज़्यादा इसके सब्सक्रिप्शन मिलेगा यहाँ पे नीडी स्टूडेंट्स को, ये चैनल अवेलेबल होता चला जाएगा जब वो सर्च करेंगे यूट्यूब पे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 25 ईयर्स ऑफ गेट, एसएससी जेई और ईएसई के क्वेश्चंस लगाते रहें। जैसे ही आप टॉपिक या एक चैप्टर ख़त्म होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा करें। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोग करेंगे, वो मैं नहीं कराऊंगा। फार्मूले को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कंसेप्ट बेस्ड, कोई लॉजिक बेस्ड, कोई ट्रिक बेस्ड होगा। हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ मैं समझा के भेजूंगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर lecture. What is consistency? Consistency क्या है? कंसिस्टेंसी को पढ़ने से पहले हमें इसका एक मतलब बेसिक आइडिया होना चाहिए, और हम सॉइल मैकेनिक्स में क्या डेफिनेशंस देते हैं वो समझ में आना चाहिए, और रियल लाइफ में इसको फिजिकली आप कैसे लिंक करोगे वो पता होना चाहिए। तो आपसे कोई कह रहा है कंसिस्टेंसी, तो तुरंत समझ जाओ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वाटर कंटेंट के साथ सॉइल की जो रीमोल्डिंग है ना वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ईज विद विच सॉइल कैन बी रीमोल्डेड विद वेरिंग वाटर कंटेंट। ले दे के बात यह है कि आप सपोज करो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको हार्ड एंड फास्ट मत मानना, 10% पानी है और अभी इसको कम बढ़ा के 15% कर दिया है, तो अब इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी और इसका रीमोल्डेशन कितना था और 15% पे कितना हुआ। तो ये जो वेरिएशन आया है ना, शेयर स्ट्रेंथ के अंदर वेरिएशन आ गया होगा, स्ट्रेंथ के अंदर वेरिएशन आ गया होगा, सॉइल जो है ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होगी। इसको किस में स्टडी कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी में। तो आपसे कोई पूछ रहा है तो आप ये बोलेंगे कि हाँ, इट इज़ द स्टडी ऑफ ईज विद विच सॉइल कैन बी रिमोल्डेड विद वेरिंग वाटर कंटेंट। तो आपको सिंपल भाषा में बात की जाए तो वाटर कंटेंट चेंज होता है अगर किसी सॉइल में, तो हम उसको कह सकते हैं तो सॉफ्ट, हार्ड, स्टिफ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है, मैंने आपको बताया इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शेयर स्ट्रेंथ है ना सॉइल की, वो बदल रही है विद वाटर कंटेंट। तो बेसिकली जब भी आप सिंपल फिजिकल मीनिंग में बोलोगे तब बोलना कि हाँ भाई सॉइल को कैसे रिमोल्ड कर सकते हैं। रिमोल्ड का मतलब क्या है? मैथमेटिकली जो हमें यूज़ करना है सॉइल के लिए वो क्या है? शेयर स्ट्रेंथ, यानी कि शेयर स्ट्रेंथ का चेंज डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट पे क्या हो रहा होगा। तो आई बात समझ में, कंसिस्टेंसी को फिजिकली कैसे कह रहे हैं और मैथमेटिकली कैसे सोचेंगे कि चेंज इन शेयर स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू वेरिंग वाटर कंटेंट। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो रेफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए रखा जाता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए नहीं होता। इसका रीजन अभी आपको नीचे पता चलेगा, बट यहीं बता देता हूँ, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पता रहना चाहिए कि कोर्स ग्रेन सॉइल में जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है, टेंडिंग टू 0 होता है। तो इस वजह से कंसिस्टेंसी इज ऑफ इंपॉर्टेंस ओनली फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो मैंने हर एक चीज़ ना टू द पॉइंट लिखी हुई है। आप मेरी स्क्रीन से यहाँ लिख रहे हो ना, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, ज़रूरत भी नहीं है इससे ज़्यादा पढ़ने की। तो हमेशा हर एक पॉइंट यहाँ जो देख रहे हो उसको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करा करो। सो विद वाटर कंटेंट देयर इज अ वेरिएशन इन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये मैंने आपको समझा दिया है। दिस वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर वाज स्टडीड बाय एटरबर्ग। ऑब्वियसली किसने पढ़ा सबसे पहले? स्वीडिश साइंटिस्ट था एटरबर्ग। अब आपको पता है साइंटिस्ट जो पहले पढ़ लेते थे अपने नाम से उस चीज़ को रख देते थे। तो इस वजह से एटरबर्ग अंकल ने बहुत सारी वाटर कंटेंट पे लिमिट्स पढ़ी सॉइल की, और उसको नाम दे दिया गया 4 स्टेज में डिवाइड करके उन लिमिट्स को, कंसिस्टेंसी लिमिट या फिर एटरबर्ग्स लिमिट। तो आपसे कभी भी पेपर के अंदर कंसिस्टेंसी लिमिट की बात की जाए या एटरबर्ग्स लिमिट की बात की जाए तो तुरंत समझ जाना ये लोग कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। तो आते हैं वो 4 लिमिट जोन कौन कौन, 4 स्टेजेस कौन सी और वो 3 लिमिट्स कौन सी हैं, क्योंकि 4 जोन कब बनेंगे, 3
जब आपके पास ये होगा तभी तो 4 जोन बनेंगे ना, जीरो के रेस्पेक्ट में। ये जीरो है, यहाँ कह लो कुछ भी, फिर कह लो कुछ भी, कुछ भी वैल्यू, तो तभी तो आपके पास 3 जोन बनेंगे। तो ये 3 लिमिट और 4 स्टेजेस, तो वो 4 स्टेजेस इन 3 लिमिट्स की वजह से बनती हैं। और वो 3 लिमिट क्या हैं, आइए हम अब देखते हैं। पहली है लिक्विड लिमिट। देखो ये है वो, मैं ग्राफ दिखा देता हूँ पहले आपको, फिर आपको ये डेफिनेशंस में दिखाऊंगा मैं। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। यहाँ है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, मतलब एक सॉइल है उसका टोटल वॉल्यूम है इधर, और इधर वेरिंग वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट को बढ़ाया। वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे ना, पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, देखो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है वॉल्यूम के अंदर, ऑलमोस्ट सेम है। फिर एकदम से वॉल्यूम जो है बढ़ गया है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे जो चेंज है ना, यहाँ से आप कह सकते हो इसके इस तरफ लेफ्ट साइड में सैचुरेशन लेस देन 1 था, और जैसे यहाँ पहुंचे हैं इस पर्टिकुलर लिमिट में सैचुरेशन हो गया है इक्वल्स टू 1। ओके, यानी कि इसके ऊपर वाटर जो वॉइड्स के अंदर है वो कितना है, 100% है। पूरे के पूरे वॉइड्स के अंदर अब सिर्फ क्या है, वाटर है। इस पॉइंट से पहले सैचुरेशन लेस देन 1 है, और इस पॉइंट के बाद सैचुरेशन इक्वल्स टू 1 है। अब आओ इन डिफरेंट लिमिट्स को हम क्या क्या कहते हैं। सबसे पहला है लिक्विड लिमिट। अब जैसे नाम पता चल रहा है लिक्विड, तो ये वो लिमिट है, मिनिमम पानी का कंटेंट है जिसके बाद सॉइल जो है लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगी। अब सपोज करो सॉइल है, आपको हमने सिखाया पहले सॉइल के अंदर कि यार बहुत सारे वॉइड होते हैं, इसके अंदर पानी आ जाएगा, तो यार उसको कहेंगे सैचुरेटेड स्टेट। अब तुम पानी बढ़ाए जा रहे हो, सॉइल मॉलिक्यूल दूर होते चले जाएंगे। फाइन ग्रेन सॉइल में आपको पता है कोहेजन होता है, अरे इतनी दूर पहुंचा दिया इस पानी ने बीच में कि कोहेजन ही नहीं रहा, तो अब बचेगा कुछ नहीं। इट इज लाइक सॉइल इनसाइड द वाटर, इट्स नॉट वाटर इनसाइड द सॉइल वॉइड्स। एक तरीके से बहुत सारे पानी में कम सॉइल हो जाएगी। इस स्टेट के बाद क्या है, सॉइल जो है अपना सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक खो देगी और बन जाएगी लिक्विड जैसी, यानी कि उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी। आपको पता है लिक्विड और सॉलिड में क्या फर्क होता है, सॉलिड को अगर आप डिफॉर्म करोगे ना तो ये बहुत थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, उसे कहते हैं सॉलिड। और ऐसा कोई मटेरियल जिसका बहुत ही नेग्लिजिबल, यहाँ पानी भर दो, शेयर स्ट्रेंथ, आप हाथ से पानी की सरफेस पे पुश करो इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस, तो वो क्या है, मॉलिक्यूल्स आपके साथ चलने शुरू कर देंगे बहुत ही कम रेजिस्टेंस के साथ, तो इसी को कहते हैं लिक्विड। तो हमें मैथमेटिकली इक्वेशंस की बजाय मतलब फिजिकली भी समझना चाहिए कि लिक्विड लिमिट क्या है। ये वो लिमिट है जहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बहुत कम हो गई है, और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, बुक्स में सर्च करोगे, तो जनरली माना गया है कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ना 2 से 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी कम हो जाती है, इससे भी कम हो जाती है एट लिक्विड लिमिट। ओके, आ गया समझ में, ठीक है, यानी कि वो लिमिट जिसके बाद सॉइल लिक्विड जैसे बिहेव कर रही है। सेकंड है प्लास्टिक लिमिट, अगेन मिनिमम वाटर कंटेंट। ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है, ये रहा, WP से डिनोट कर रहे हैं, WL से क्या था, लिक्विड लिमिट। मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसके बाद सॉइल को अगर हम 3 mm थ्रेड डायामीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो क्रम्बल यानी कि उसके सरफेस के ऊपर क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे ऐसे। तो ये तो आपने लैब में भी किया होगा, और ये अगर नहीं किया तो करोगे तो पता लग जाएगा, क्रम्बल्स आ रहे हैं, क्रैक डेवलप हो जाएंगे सरफेस के ऊपर। तो बेसिक मतलब क्या है प्लास्टिक लिमिट का, देखो ये जो है ना, ये प्लास्टिक लिमिट, इससे लेकर आप पानी बढ़ाते रहोगे एक लिमिट जहां तक ये पूरी की पूरी लिक्विड जैसी बिहेव करे, उसके बीच में आ जाती है प्लास्टिक स्टेट। तो लिक्विड लिमिट से लेकर प्लास्टिक लिमिट के बीच में एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं प्लास्टिक स्टेट। इसके बारे में बात करेंगे, अभी रुक जाओ, मैंने कहा ना 4 जोन्स हो गई हैं और 3 लिमिट्स हैं, तो वो 3 लिमिट हम देख लेते हैं। तीसरी है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वाटर कंटेंट, ध्यान रखना ये तो मिनिमम वाटर कंटेंट है, इसके बाद ये हो रहा है, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसके बाद ये लिक्विड बन रही है, और ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट यानी इससे कम पे इफ आपने वाटर का रिडक्शन किया ना, तो कोई रिडक्शन नहीं होगा टोटल वॉल्यूम के अंदर। So there will not be any change in the volume of soil with reduction in water below shrinkage limit। ये आपको दिख भी रहा है इस कर्व के थ्रू।
ठीक है। जैसे इसके थ्रू आप ड्राई करते जाओ सॉइल को तो बहुत बड़ा कोई बहुत नेग्लिजिबल सा चेंज मिल जाए तो नेग्लिजिबल तो हम नेग्लेक्ट कर ही देते हैं, तो उसमें वो चेंज नहीं दिख रहा है तो वो कैसी स्टेट हो गई है, श्रिंकेज लिमिट से छोटी छोटी सॉलिड स्टेट। तो देखो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनका स्टैंडर्ड सिंबल है WS मतलब श्रिंकेज लिमिट, WP मतलब प्लास्टिक लिमिट और WL मतलब लिक्विड लिमिट। ठीक है, अब देखो श्रिंकेज लिमिट और ये जीरो बिल्कुल जहाँ पे पानी हो वहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सॉलिड स्टेट। अभी मैंने क्या बताया, S इज लेस देन 1 यानी कि सेचुरेशन 1 से कम है। सेचुरेशन यहाँ 1 हो चुका है और इसके बाद पानी बढ़ा रहे हो तो प्लास्टिक लिमिट पॉइंट तक ये क्या कहलाता है, सेमी सॉलिड। ये पूरी तरह से प्लास्टिक नहीं है, ये सेमी सॉलिड है, यानी कि इसमें इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों स्टेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं सेमी सॉलिड में। पर जैसे ही आप प्लास्टिक स्टेट में आ रहे हो तो वो क्या है, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और इसके बाद क्या है, लिक्विड स्टेट, यहाँ के बाद पानी की तरह बहना शुरू कर रहा है। ये प्लास्टिक स्टेट क्या है पीयूष, देखो प्लास्टिक स्टेट आपने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने आपको पढ़ाया है, प्लास्टिक स्टेट क्या होती है, अगर कोई भी शेप है इसको आपने थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया तो ये क्या करेगा, नई शेप अचीव कर लेगा। तो ये अपनी नई शेप में पड़ा रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। यानी कि सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी इंपार्ट हो जाती है अबव व्हाट, प्लास्टिक लिमिट। तो जो आपके क्ले टॉयज आपने देखे होंगे ना, बच्चों को अपन क्ले टॉयज देते हैं, वो उसे मोल्ड करके कुछ भी शेप बनाते रहते हैं, तो बेसिकली वो कहाँ होते हैं, प्लास्टिक स्टेट ऑफ सॉइल के अंदर होते हैं। यानी कि उनकी जो प्लास्टिक लिमिट होती है, वाटर कंटेंट उससे ज़्यादा होता है, लिक्विड लिमिट से कम होता है। ओके, अब और मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं जैसे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी कि इसको कैसे मैथमेटिकली बताया गया, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, यानी कि WL माइनस WP। तो आप कह सकते हो प्लास्टिक स्टेट की रेंज कितनी है परसेंटेज के अंदर, उसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स से, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, IP से। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने शुरू में बोल दिया था कि यार ये कंसिस्टेंसी ना फाइन सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, कोर्स सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसका कारण देखो यहाँ लिखा हुआ है, नोट, फॉर फाइन सॉइल इट इज हाई, फॉर कोहेजन लेस सॉइल इट इज लेस और ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, इफ IP टर्न आउट टू बी नेगेटिव टेक इट एज जीरो। ध्यान रखना कभी भी लिक्विड लिमिट, ऑब्वियसली नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब आपकी प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से बड़ी हो जाए। तो आपको लगता है ऐसा कभी हो सकता है, कभी नहीं होगा। अगर गलती से ऐसा हो रहा है तो वो ऑब्जर्वेशनल एरर है। आप हमेशा क्या मानेंगे, यार ये जरूर हो सकता है कि प्लास्टिक लिमिट यार इसी के जस्ट ओवरलैप करती है और इसके बगल में WL आ जाए, लिक्विड लिमिट आ जाए, बट ये कभी भी लेस देन जीरो नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्या नेगेटिव होती है क्या प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है आंसर है नहीं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो सकती है, मिनिमम जीरो हो सकती है, उसे कहेंगे नॉन प्लास्टिक। ये कैसी सॉइल के लिए, कोहेजन लेस सॉइल, जैसे कि सैंड्स। ठीक है, 1 to 5% तक का हो गया कोहेजन लेस सैंड्स। और ऊपर देखो फाइन सॉइल, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर ये रहा, फाइन सॉइल के लिए हाई है, ये देखो 10% 20% के ऊपर जाते ही ना हम कहने लग जाते ओ भाई हाई हो गई, ओ भाई हाई हो गई। ये देखो है कि नहीं, प्लास्टिक लिमिट जो है हाई हो जाती है फाइन सॉइल के लिए अबव 20%। तो इतना याद कर लो कम से कम, पूरी टेबल ना याद कर पाओ तो। ये ट्रिक है भाई तुम्हें समझाने के लिए कि अब ये बात समझ जानी चाहिए आपको, जो मैंने आपको कहा था कि ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है, यानी कि क्ले जैसी, सिल्ट जैसी चीज़ों के लिए। क्योंकि कोर्स सैंड में तो बहुत ही कम प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी ही नहीं है, तो इसका मतलब प्लास्टिक स्टेट जो है वो बहुत कम है। प्लास्टिक स्टेट कम है तो उसका रीमोल्डेशन क्या ही होगा यार। आई बात समझ में, इसीलिए कंसिस्टेंसी इज यूजफुल फॉर फाइन सॉइल। अब मैंने जो इतनी सारी बातें कही है ना, उसको समझाने की आपको कोशिश की कि प्लास्टिसिटी क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउज द डिफॉर्मेशन विदाउट इलास्टिक रिबाउंड। मैंने जो अभी समझाया था क्ले टॉयज के बारे में, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो विदाउट एनी रप्चर एंड विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि ना हम लोग ऐसा नहीं कि वाटर कंटेंट चेंज कर रहे हैं
या उसके अंदर कोई रप्चर हो रहा है, मतलब वो इलास्टिकली रिबाउंड नहीं कर रहा है, जिस स्टेट में आपने छोड़ दिया है उसको मोल्ड करके उसी स्टेट में पड़ा रहेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार पीयूष ठीक है, अपन को ये तो बताओ इसका रीज़न क्या है। और ऑब्वियसली मैं आपसे कहता हूँ मैं बुक की तरह नहीं पढ़ाता, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखता हूँ। तो देखो रीज़न लिखा है, फाइन सॉइल में चार्जेस होते हैं इसके सरफेस के ऊपर। फाइन सॉइल कौन सी, क्ले और सिल्ट, इनके अंदर क्या है, ये पार्टिकल है ना, ये चार्ज सरफेस रखता है अपने ऊपर। और जैसे इसके पास वाटर आता है, वाटर क्या है, बाइपोलर होता है इन नेचर, तो ये क्या करेगा, अपने आप को इंक्लाइन कर लेगा। अगर सपोज करो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पोर्शन इधर, ये पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। तो ये बाइपोलर नेचर की वजह से सरफेस के ऊपर वाटर जो है थोड़ा सा वेंडरवॉल फोर्सेस यानी कि वीक फोर्सेस से चिपक जाता है सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर। दिख रहा है कि नहीं। तो सॉइल के जो नेचर क्या है, चार्जेस हैं इसके अंदर, वो चार्ज की वजह से इसके ऊपर क्या मिल गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मिल गया। हुआ कि नहीं, सॉरी डाइपोल डाइपोल नहीं, चार्ज की वजह से डाइपोल इंटरेक्शन, क्या कहते हैं इसे, वीक फोर्सेस या वेंडरवॉल फोर्सेस, यही कहते हैं। ये आ गई बात समझ में। सो ऑन चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल यहां से कहीं और जा रहा है, थोड़ा दूर पहुंचा दो, वाटर अलाउज द मूवमेंट विदाउट एनी टेंडेंसी टू रिटर्न। ये दिखाता हूं कैसे। से ये नेगेटिव है और ये वाटर का मॉलिक्यूल चिपका हुआ है इसके साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, ये इसके बगल में एक और भी था, अब इन दोनों को थोड़ा सा रिमोल्ड कर दिया गया है, इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई, ये दूर हो गया है। तो ये जो वाटर है ना, ये यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन से नेगेटिव था, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसी से चिपका रहेगा दूसरे पार्टिकल से, जस्ट इसके ऊपर एक लेयर चिपकी रहेगी। इन दोनों के बीच में जो वाटर है ये ज़्यादा नहीं इफेक्ट हो रहा है इन दोनों के बाइपोलर नेचर से। तो इन दोनों को जब शिफ्ट किया जा रहा है ना, तो अपने से चिपका हुआ पानी लेके ये शिफ्ट हो जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है इस दूसरे वाले पार्टिकल से। आई बात समझ में। ये कौन सी स्टेट है, प्लास्टिक स्टेट है। ऐसा कंडीशन कब एग्जिस्ट करेगा, प्लास्टिक स्टेट में करेगा। ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक स्टेट के लिए बता रहा हूँ, ये बाइपोलर नेचर जो है पानी का चिपक गया सरफेस से। वरना कोहेजन क्या होता है, दो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच का एक इंटरेक्टिव फोर्स है। आप कहेंगे सर सरफेस पे चार्जेस हैं, फिर भी मैं कहूँगा हाँ है भाई, वो रिपेल करते हैं इसलिए बिल्कुल चिपक के नहीं रहते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर वॉइड्स होता है कि नहीं। तो ये बात आई हमें समझ में, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे एक बार क्वेश्चन बन भी चुका है और आपको पता भी होना चाहिए। वाटर जो है ना, इसके पास है बाइपोलर नेचर, बट जो केरोसिन होता है ना, उसके पास ये सब नहीं होता है। तो क्या होगा, प्लास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ बाइपोलर फ्लूइड्स लाइक दैट ऑफ वाटर, उनके प्रेजेंस में आपको देखने को मिलेगी। अगर सॉइल को हमने वेट कर दिया केरोसिन जैसे से, ऑर्गेनिक ऑयल या किसी भी चीज़ से, तो क्या होगा, कोई प्लास्टिसिटी नहीं होगी। ध्यान रखना, कोई प्लास्टिसिटी नहीं होगी। मैं इसको बड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, NO। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन पे क्वेश्चन बन जाते हैं तुरंत। तो मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल टू द पॉइंट और अच्छे समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। प्लास्टिसिटी क्या है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स को। मैथमेटिकली एक बार इस ग्राफ पे आओ, सॉइल का कुछ नेचुरल वाटर कंटेंट, ये सॉइल है से नेचुरल वाटर कंटेंट, आप कहोगे नेचुरल वाटर कंटेंट या तो यहाँ होगा, तो यार वो सॉलिड स्टेट में हो गया। हो सकता है ये नेचुरल वाटर कंटेंट सेमी सॉलिड स्टेट वाले पोर्शन में आ जाए, यहाँ आ जाए, या लिक्विड स्टेट के आगे चला गया तो वो लिक्विड जैसा बिहेव करेगा। आप समझना चाहते हो सॉइल को कि भाई आप फील्ड में गए, फील्ड में आपने सॉइल उठाई और उसको टेस्ट कर लिया, उसका नेचुरल वाटर कंटेंट ये है, और आपको पता है कि फाइन सॉइल है, और लैब के अंदर पहले से ही आपको पता है कि फाइन सॉइल के अंदर इतने % पे होता है, तो आपने आइडिया लगा लिया है कि हाँ भाई हो सकता है वो प्लास्टिक लिमिट के पास हो सकता है वो लिक्विड लिमिट के पास हो। तो मैथमेटिकली उसको कैसे समझा जाए, उसके लिए और इंडेक्स बना दिए गए हैं जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विड इंडेक्स। कुछ भी नहीं है, रेशियो है ये, रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस
नेचुरल वाटर कंटेंट W ले लो, WC ले लो, डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, तो WL माइनस WC बाय IP। अब सोचो अगर नेचुरल वाटर कंटेंट तुम्हारा लिक्विड लिमिट के पास है तो IC क्या हुआ, कंसिस्टेंसी लिमिट हुआ 0, तो WL है। इसका मतलब जब IC 0 है तो उस सॉइल की नेचुरल स्टेट कैसी हुई, लिक्विड स्टेट के पास में हुई, है कि नहीं। और अगर हम उसके नेचुरल वाटर कंटेंट को निकाल लें और हमें लैब से पता चल जाए कि इस टाइप की सॉइल की लिक्विड लिमिट ये रही और ये है लिक्विड लिमिट से जो नेचुरल वाटर कंटेंट है ये प्लास्टिक लिमिट के पास है, तो WL माइनस WP डिवाइडेड बाय IP के WL माइनस WP ये क्या हो गया 1। तो IC की वैल्यू 1 ये बता रही है कि पानी जो है उसके कंटेंट की वजह से वो प्लास्टिक लिमिट के आसपास घूम रहा है, सॉइल का स्टेट। ठीक है, अब आते हैं एक और पॉइंट पर जो कि है लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स इज रेशियो ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पे क्या था, लिक्विड लिमिट था, तो किसी दूसरे को लगा अच्छा इसने लिक्विड लिमिट लिया है मैं प्लास्टिक लिमिट ले लेता हूँ, तो WC माइनस WP डिवाइडेड बाय IP। अगेन ये क्या होगा, ये WL से WP के बीच में वेरी करेगा, अगेन 0 1 हो जाएगा। 0 का मतलब है ये है WP के पास यानी कि प्लास्टिक लिमिट के पास है नेचुरली सॉइल, और अगर 1 हो गया तो वो लिक्विड लिमिट के पास है। देखो अब एक काम करो, ये IC और IL को एक बार ज़रा ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे ना ये कट के क्या बन जाएगा 1 मिल जाएगा, करके देख लो। ये ना देखो WL माइनस W बाय IP प्लस W माइनस WP आ गया ना, तो WL माइनस WP डिवाइडेड बाय IP ये तो 1 ही होगा। हमेशा कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स का सम कितना है, 1 के बराबर है। अब इनका यूज़ क्या है, इन दोनों का सिर्फ ये यूज़ है, ये हमें बता रहे हैं कि नेचुरली जो सॉइल है ना वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, वो लिक्विड लिमिट के ज़्यादा पास में है या प्लास्टिक लिमिट के ज़्यादा पास में। ये बात अब क्लियर हो गई है। ओके, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है पीयूष तूने ये सब कुछ बता दिया कि लिक्विड लिमिट क्या है प्लास्टिक लिमिट क्या है, पर ये निकालेंगे कैसे लैब के अंदर कि लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। तो आओ उसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे वो सारे टेस्ट मेंशन किए हैं जिससे आपको पता रहे कि लिक्विड लिमिट कैसे निकलती है। तो लिक्विड लिमिट के 2 मेथड हैं निकालने के, और हम जो यूज़ करते हैं इंडिया में वो कैसे ग्रांडे एपरेटस ही है, और इसको इंडिया में एक्सेप्ट किया गया है। इसको कहते हैं कैसे ग्रांडे एपरेटस। ये आपको दिख रहा होगा लैब्स में, आपने देखा होगा, ये हार्ड बेस होता है रबड़ का और ये एक लीवर होता है जिसको घुमाया जा सकता है। ऐसे घुमाओगे कितनी बार, 25 बार। 25 बार घुमाओगे तो ये क्या होता है, ये जो आप बॉल सा देख रहे हो ऊपर उठता है और फिर ये फ्रीली फॉल करता है ढप इसके ऊपर। ऐसे करके हम 25 बार गिराते हैं। तो करते क्या है, सॉइल को लेते हैं जो उसमें कुछ वाटर कंटेंट मिलाते हैं और एक ग्रूव होता है, उस ग्रूव से बीच में एक छोटा सा ऐसे देख रहे हो आपने एक सेपरेशन कर देते हैं। अब क्या करेंगे 25 बार इसको घुमाएंगे यहाँ पे, तो ये 25 बार उठेगा और नीचे गिरा धम धम धम। 25 ब्लोज के बाद अगर ये सॉइल एक दूसरे से टच कर गई तो उस वाटर कंटेंट को हम मान लेते हैं लिक्विड लिमिट। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है और नहीं की तो पीयूष, तो हम क्या करेंगे इसमें 0.5% या कई बार 1% भी पानी ऐड कर देंगे। वैसे 0.5 से अच्छा रहता है कि थोड़ा मतलब क्लियरिटी हमको पता रहे, तो कम से कम ऐड करो, फिर 0.5 बढ़ाओगे, फिर वापस से रिपीट करोगे 25 ब्लो वाला, फिर भी नहीं हुआ फिर और बढ़ाओ प्लस 0.5 से, फिर और बढ़ाओ प्लस 0.5 से, जब तक कि 25 ब्लो के अंदर ये आपस में आके टच नहीं हो जाए। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अपन वाटर कंटेंट के साथ साथ नंबर ऑफ ब्लोज उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, एक ग्राफ बना रहे होते हैं। मतलब डिफरेंट 25 ब्लोज पे वो कब तक भिड़ेगा वो वाला वाटर कंटेंट देख रहे होते हैं। तो वाटर कंटेंट है, हमने देखा अरे नहीं यार ये कम पे है, ये यहाँ पे है, इन ब्लोज को करा, तो डिफरेंट वाटर कंटेंट के पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए। साथ में क्योंकि मैंने आपको बोला है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे सेमी लॉग स्केल पे से प्लॉट करेंगे और नीचे नंबर ऑफ ब्लोज डाल देते हैं वाटर कंटेंट के साथ, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है।
और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है ना, उसी को हम कहते हैं फ्लो इंडेक्स, को हम IF से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट कितने ब्लोज के अंदर सॉइल को चिपका गया, कम ज़्यादा वाटर कंटेंट, कम वाटर कंटेंट, आप देख सकते हो कम वाटर कंटेंट पे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं, ज़्यादा वाटर कंटेंट पे कम नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं। तो आप हमेशा वो वाटर कंटेंट एकदम एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते हो कि 25 ब्लो में वो एकदम चिपक जाए। तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे और इसके ऊपर ऑब्वियसली एक लाइन बन जाएगी और फिर 25 वाला जो पोर्शन है ना, उसको हम निकाल लेंगे कि ये वो वाटर कंटेंट है जिसके ऊपर लिक्विड लिमिट मिल जा रही है। अभी मैंने आपको बताया एक और पोर्शन, क्या, फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, इसका स्लोप क्या है, ये log टू द बेस 10 है ना, नंबर ऑफ ब्लोज के लिए, तो log टू द बेस 10 n2 बाई n1 डिवाइडेड बाई w2 माइनस w1। और इसी कर्व को हम कह देते हैं फ्लो कर्व। ठीक है, ध्यान रखना सॉइल के लिए फ्लो कर्व यही है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अपन ने बहुत सारे इंडेक्स देख लिए, तो एक और इंडेक्स देख लो यार, टफनेस इंडेक्स, जो इसी से रिलेटेड है। तो ये बताता है कि सॉइल कितनी टफ है या स्टिफ है। तो उसको कैसे देखते हैं, उसको हम कहते हैं जो IP यानी कि WL माइनस WP जो हमने लिखा था, उसको डिवाइड कर देंगे हम फ्लो इंडेक्स से। तो मैथमेटिकली ये हमको आइडिया देता है कि सॉइल कितनी टफ हो सकती है। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले लिक्विड लिमिट निकालने के लिए पहला कौन सा मेथड बताया, कैसे ग्रांडे एपरेटस बताया। दूसरा कौन सा है जो सोवियत यूनियन में यूज होता था, वो है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये कोन है ना, 7 कोन का वेट प्लस जो भी इसके ऊपर थोड़ी सी रिंग वगैरह से लगी होती है, उन सब का टोटल वेट मिला के कितना है, 75 ग्राम। अब यहाँ पे कुछ पानी का कंटेंट है, से 10% से स्टार्ट कर रहे हो, उसको भर के रख देते हैं और इसको अलाउ करते हैं कि ये ग्रेविटी के अंदर इस पर फॉल करे। अगर ये पेनिट्रेट कर गया 20 mm तक, तो क्या कहेंगे, वो वाटर कंटेंट WL है। ऑब्वियसली अब मैंने जैसे बोला स्टार्ट कर रहे हो 10% पे, तो नहीं करा होगा, फिर 10.5% ले लो, फिर 11% ले लो, फिर 11.5, ऐसे करके करते रहो, कब तक, जब तक कि ये कोन 20 mm पेनिट्रेट नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि सर कौन सा यूज़ करना है, सबसे बेहतरीन माना गया है कैसे ग्रांडे एपरेटस वाला प्रोसीजर, और यही यूज़ किया जाता है। बट आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी, क्योंकि हमारे IS कोड में इसे शामिल किया गया है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट इसका नाम, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी लिमिट्स। अब आपको हमने अभी बता दिया कि आप प्रैक्टिकली कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे लिक्विड लिमिट निकालने के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया जाए कि प्लास्टिक लिमिट हमारे हाथ में निकल के आ जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं है, एक 3 mm डायामीटर का थ्रेड बनाना है हाथों के थ्रू। जैसे आप हाथ में लेंगे, बचपन में अपन रोल करते थे ना मिट्टी को, हाथों से, हाथों के बीच में कर करके, तो रोलिंग करोगे, 3 mm डायामीटर का आपको थ्रेड बनाना है। अगर उस थ्रेड में क्रैक अपीयर हो गए हैं तो समझ जाना वो अपनी प्लास्टिक लिमिट में आ गया है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यही आपका प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन दैट लिमिट of water content is whether plastic limit or not। अब आपको ये समझाने के लिए कि ICIL क्या है, मैंने एक क्वेश्चन चूज किया है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से, जिसका क्वेश्चन है विच क्ले इज मोर प्लास्टिक सॉफ्टर एंड एक्सपीरियंस लार्जर सेटलमेंट अंडर लोड। कौन सी सॉइल है, X या Y, उसकी लिक्विड लिमिट दी हुई है, उनकी प्लास्टिक लिमिट दी हुई है और नेचुरल वाटर कंटेंट दिया हुआ है। ध्यान रखना है WC क्या, नेचुरल वाटर कंटेंट है। ओके, ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अब मैं आंसर देखने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको कहा था यार IP को पकड़ो, IP बताता है कि प्लास्टिक स्टेट जो है कितनी लंबी है परसेंटेज में। तो हम इसमें से, इसके लिक्विड लिमिट में से प्लास्टिक लिमिट को दोनों को माइनस करते हैं, उसको मैं कह रहा हूँ IPX। IPX में 42 - 20, इधर 56 - 34।
42 माइनस 20, 56 माइनस 34, दोनों आया 22%, यानी कि दोनों की जो प्लास्टिक इंडेक्स है यानी कि आईपी जो है वो बराबर है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो। तो अब आप कैसे बताओगे कौन सी ज़्यादा प्लास्टिक है, कौन सी ज़्यादा सॉफ्ट है? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अब आईएल या आईसी, इनमें से कुछ भी यूज़ कर लो। से मैं आईएल यूज़ कर रहा हूँ, इसमें वाटर कंटेंट माइनस WP/IP यूज़ कर रहे हैं। तो इसका वाटर कंटेंट कितना था 30% एक्स का, और WP कितना है 20, डिवाइड बाई 22 इज 0.45। उसी तरीके से इसका जो है वाटर कंटेंट कितना है 50 है, और जैसे कि मैंने बताया वाई का जो प्लास्टिक लिमिट है वो कितना है 34 था, है ना 34, और ये है 22, तो ये 0.727। तो ये कहाँ से आया सारा, देखो टेबल में दिया हुआ है ना, ये 30 50, इसको यूज़ करो एज नेचुरल वाटर कंटेंट। और हमें को याद है अगर IL की वैल्यू 1 है तो उसका क्या मतलब होता है, और 0 है तो क्या मतलब होता है। अगर 0 है तो इसका मतलब वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट के पास है, तो 0 के ज़्यादा पास में 0.45 है और 1 के ज़्यादा पास में 0.727 है। इसका मतलब y जो है अपनी लिक्विड लिमिट के ज़्यादा पास में है। मैंने लिख दिया देखो साफ, मोर नियर टू लिक्विड लिमिट, और ये वाला है मोर नियर टू प्लास्टिक लिमिट। अब आओ उस कर्व पे जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जिसके थ्रू अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब ध्यान से बस सोचना है आपको। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट यहाँ पास में जा रहा है इसके, तो सॉइल ज़्यादा सॉफ्ट होगी कि नहीं, क्योंकि वो लिक्विड लिमिट वाले रीजन के पास में है। और अगर सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट यहाँ पास में है इसके प्लास्टिक लिमिट के, तो इसका मतलब वो क्या होगा, ज़्यादा स्टिफ होगा। आ रही बात समझ में? तो ज़्यादा सॉफ्टर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ज़्यादा स्टिफ कहाँ मिलेगा हमको, ज़्यादा स्टिफ पोर्शन मिलेगा प्लास्टिक लिमिट के पास। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, अब आप आराम से क्रैक कर पाओगे, देखना। इनमें से ज़्यादा प्लास्टिक कौन सा है, ज़्यादा सॉफ्ट कौन सा, और एक्सपीरियंस करेगा लार्ज सेटलमेंट अंडर लोड। जो ज़्यादा सॉफ्ट होगा वही ज़्यादा सेटल करेगा अंडर लोड। और मैंने आपको बता दिया है ज़्यादा सॉफ्ट कौन सा है, जिसका पास में है लिक्विड लिमिट के, वो क्या है वाई। इसका मतलब हमारा वाई जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा लोड के अंदर, सेटलमेंट अंडर लोड। तो ज़्यादा प्लास्टिक कौन सा हुआ, जो कि प्लास्टिक लिमिट के ज़्यादा पास में था, और वो कौन सा था एक्स। तो हमारा आंसर क्या हुआ एक्स वाई वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो यही इसका आंसर है। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हमने लिमिट्स पढ़ी, एटरबर्ग्स लिमिट कहो या कंसिस्टेंसी लिमिट्स कहो, वो मैंने आपको तरीके से पढ़ाया, फिर उसको समझाया कि प्लास्टिक लिमिट का मायने क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और इसकी क्या रेंजेस होती हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिकली डिफाइंड ये पोर्शंस आए, फिर हमने इनको भी देखा कि हाँ भाई इनमें क्या छुपा हुआ है, इनका फिजिकल मीनिंग क्या है। फिर हमने देखा कि कौन से टेस्ट हमें करने चाहिए टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। उसी तरीके से श्रिंकेज लिमिट के लिए भी कुछ ना कुछ टेस्ट डिटरमाइन होगा, वो हम देखते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी मोर देन 30 मिनट्स का हो चुका है। तो जो श्रिंकेज लिमिट के टेस्ट हैं उनको हम अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको मैं अभी नाम दे देता हूँ, जो भी है ई था E1 दे दूँगा, रीनेम कर दूँगा इसको मैं, और नेक्स्ट वाले को हम E2 कर देंगे। चलो, तो अभी के लिए आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कर लो, शेयर करा करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ऐसे लेक्चर पहुंच सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।